जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 डेज टारगेट का डे 9 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डे 8 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि आप लोगों का जो टारगेट वीडियो है वो 8 वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आज के टारगेट में हम लोग डे 9 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऊपर की ओर आप टाइमिंग देख रहे होंगे। यदि आपका ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी को देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस देखना चाहते हो तो आप पॉलिटिकल साइंस, और इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स को आप एक ही वीडियो में चारों का चारों टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाते रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल हमने यहाँ पे ले रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि इसके ऊपर के 2 सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो वो मैंने स्किप कर दिया। देखिए, पुनर्जागरण काल में एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? ऑप्शन है आपके पास डोनेल्टिनो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका दांते, मैकियावेली या फिर हॉब्स। ठीक है, आपको राइट आंसर करना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक जो था वो कौन था? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नाम जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मैकियावेली। अब मैकियावेली यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है निकोलो। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा निकोलो मैकियावेली। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में निकोलो मैकियावेली लिखा होगा तो आप इसे ही करना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? अब ये जो मोनालिसा है वो कौन से चित्रकार की रचना है? तो लियोनार्डो दा विंची की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना किया था वो चौसर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? तो डिवाइन कॉमेडी का जो लेखक है वो है आपका दांते, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है वो पेट्रोक को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है। तो यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुँचे। कहाँ पहुँचे थे वो आपको बतानी है, तो इटली पहुँचे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया, कब किया था? डेट बतानी है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा 1516 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया था। तो लूथर ने बाइबल का जो जर्मन अनुवाद किया वो किया था 1522 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से किसे यूरोपीय का कालिदास कहा जाता है? तो यूरोप का जो कालिदास कहा जाता है वो कहा जाता है आपका शेक्सपियर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि सौरमंडल में ग्रहों की गति संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ये किया था केपलर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा जा रहा है दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? तो ये जो कृति है वो है आपका माइकल एंजेलो की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि दी सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो लिखा है आपका, इसको लिखा था जेकब बर्ग हार्ट ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्त दुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो तुर्कों ने किस वर्ष कुस्त दुनिया पर विजय प्राप्त किया? तो ये किया था
53 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत किस दिशा की ओर खिसकना आरंभ हुआ था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है भारत के दृष्टिकोण से, तो ये उत्तर की ओर खिसकना शुरू हुआ था। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया, इसके परिणाम स्वरूप किसका उत्थान हुआ था। तो जब ये टकराया था तो इसके बाद जो परिणाम स्वरूप बना तो क्या बना था ये आपको बतानी है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ जिसके किसका निर्माण हुआ था। तो इससे जो निर्माण हुआ था वो हुआ था दक्कन ट्रैप का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। भारत जो है वो कौन से प्राचीन भूखंड का एक भाग है। तो गोंडवाना लैंड का एक प्राचीन भाग है। अगले सवाल पे आते हैं कि एशिया और यूरोप के प्राचीन स्थलखंड को किस नाम से जानते हैं। तो इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित रूप से कौन है। राइट आंसर होगा भारतीय प्लेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में कहा जा रहा है कि भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रतिष्ठान क्षेत्र भारत की उत्तर सीमा निर्धारित करता है। यह अभिसरण का कौन सा रूप होता है। तो ये जो होगा आपका महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी आपका जापान से। वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसमवेत्ता थे। तो वेगनर जो था वो कहाँ का था। तो जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर बी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था। तो कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज किया था वो कब किया था। तो वो किया था आपका 1498 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा आपका अंटाफाला। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रेटर। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर है। तो ये जो हो जाएगा आपका सिसली, किस पर हो जाएगा, सिसली पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 54 पे। रिंग ऑफ फायर इनमें से किसे कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर इसमें से जो कहा जाता है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिल्ली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक कितनी है। तो इतना लंबा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपका नाम देगा और इसकी प्रवाह दर पूछ लेगा। तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय लॉर्सिया का भाग था। तो निम्न में से कौन जो था वो महाद्वीपीय लार्सिया का भाग था, आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आज का कि झारखंड में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो 14 है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम आते हैं तो उसमें लिखा गया है कि लोकसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने सदस्य, तो 543, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं। तो वर्तमान में भारत में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 245 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो ये जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। लोकसभा की कार्रवाई संचालन कौन करता है। तो लोकसभा का कार्रवाई का जो संचालन करेगा वो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में।
लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम जो बैठक होना अनिवार्य है वो हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा में 2 बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो अधिकतम अंतर जो इसका होगा वो हो जाएगा आपका 6 माह। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गणेश वासुदेव मावलंकर। कहीं कहीं पर GV मावलंकर भी लिखा होता है, GV मावलंकर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये हो जाएगा आपका मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो लोकसभा का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि लोकसभा प्रतिनिधित्व करेगा, कौन करता है लोकसभा का प्रतिनिधित्व? तो जनता का है ना। कौन करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये जो बुलाएगा वो केवल राष्ट्रपति बुलाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है आपका इकोनॉमिक का कि आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि निम्न में से कौन है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले सवाल पे आता है कि प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों का संक्षेपण का एक तरीका है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औसतों के सांख्यिकीय माप निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सामान्यतः 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समांतर माध्यिका, माध्यिका और बहुलक। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया 4 परिवार की मासिक आय है 3300, 3600, 4400, 5000, 6300 और 7400। यहाँ परिवारों की औसत आय कितनी है? तो सबसे पहली बात तो ये 4 परिवार नहीं दिया है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल हो जाएगा 6 परिवार। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 परिवार हो जाएगा। और इन 6 परिवारों की जी औसत आयु है आपको दे दिया। तो सबको जोड़ करके औसत कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ोगे, ध्यान से अगर देखो तो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, देखो 7000 यहाँ है, 3300 यहाँ है, 300 इसमें देंगे। ठीक है, नहीं इसको मत जोड़िए, इसको जोड़िए। देखिए 7400 और 3600 कितना हो जाएगा? 7000 और 3000, 10,000 और 1000 एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 600 400 मिला के 1000 होगा। तो टोटल 11000 हो गया। चलिए यहाँ पे 11000 कंप्लीट है। और अगर हम यहाँ की बात करें, छोड़िए ऐसे जोड़ेंगे तो कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे। सबको एक बार लिख ही लेते हैं। 3300, 3600, 4400, 5000। ठीक है, इतना लिख लिए। पहले इतना जोड़ते हैं, 5000 तक हम लोग पहले जोड़ते हैं। 0 0, 6 4 10 और 3 13, 1 बचा। ठीक है, 5 और 9 1 10, 6 16, 16 300। तो 16 300 और बचा हुआ यहाँ पे 6300, फिर बचा है 7400। इसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो 0 0 यहाँ हो जाएगा, 4 3 7 3 10 के 0, फिर 1 बचा, 6 6 12 7, कितना हो जाएगा? 12 7 19 1 20 के 0, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 और 1 3, तो टोटल हो जाएगा 30,000। तो टोटल हमारा 30,000 हो गया। ठीक है, बात समझिए, टोटल 30,000 हो गया। अब इन 30,000 को हमको अगर एवरेज निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तो डिवाइड मारेंगे कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 से। तो 6 से कट जाएगा 5 बार में, टोटल हमारा 5000 रह गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, एक ये विधि हो गया जो आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो औसत है इसमें कुछ कॉमन चीज़ मिलता है, नहीं मिलता है, ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, सबको जोड़ करके
भाग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए 36,833 नहीं, चलिए ठीक है, वैसा ही बनेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप निम्न में से कौन है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो सबसे अधिक जो माप होता है, जो उसका मतलब सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, वो आपको यहाँ पर बतानी है किसका यूज होता है। तो समानांतर माध्य का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समांतर माध्य को सामान्यतः डैश से निर्देशित किया जाता है, किससे निर्देशित करते हैं यानी व्यक्त करते हैं, तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य के परिकलन का अध्ययन मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि असामूहिक आंकड़ों की श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, यानी कि इसका सूत्र आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शन करने वाले आंकड़ों का समांतर माध्य की गणना कीजिए, इसका समानांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए समांतर माध्य आपको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको दिया गया था वो आपका ये था। तो ये जो है आपका सिग्मा का मतलब होता है कि इन सबको जोड़ दीजिए, और एन का मतलब होता है कि दिए गए जो संख्या 1 2 3 4 5 इससे डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। तो एक तरह का माध्य जो होता है वो औसत की तरह ही निकलता है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। 8 7 15, 5 20, 20 20 का 0 2 बचा, 5 2 7 7 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 4 28, 280 और 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड मारना होगा इसको, ठीक है। जोड़ सही हो रहा है कि नहीं हम लोग का ये देखना होगा, रुकिए। तो बिल्कुल सही जोड़ है हम लोग का। 280 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 56 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। कटेगा ना, 5 से कटेगा, 5 5 25, 3 बचेगा, 0 5 6 के 30 यानी कि 56। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए चाहे औसत निकालने बोले चाहे माध्य निकालने बोले, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल जो दिए गए प्रेक्षण है इसको जोड़ दीजिएगा, चाहे वो होगा 1 2 3 4 5, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।